वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। स्वागत है आपका हमारी सीरीज के पार्ट 3 में। तो कहानी में आगे हम थॉमस को पेरिस में देखते हैं, जहां वो तुरंत जापान की एम्बेसी पहुंचकर जॉर्ज नाम के एक डिप्लोमेट से मिलता है, जिनसे मिलने के लिए थॉमस को सैमुअल के टीचर ने बोला था। अब जॉर्ज थॉमस से सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या बात है। तो थॉमस तुरंत जवाब देता है कि कुकिंग की ट्रेनिंग के लिए मैं आया हूँ ताकि मैं शेफ बन पाऊँ। और ये सुनकर जॉर्ज बड़ा खुश होता है कि पेरिस में लोग कला और साहित्य यानी कि आर्ट और लिटरेचर के लिए आते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे ये कुकिंग सीखने के लिए आए हो, शेफ बनना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो थॉमस जॉर्ज से कहता है कि आप मेरे लिए कहीं कोई नौकरी ढूंढ लेंगे कुक की, जिसमें मैं थोड़ा और सीख पाऊं। तो जॉर्ज कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अब इसके बाद थॉमस एक रूम रेंट पे लेकर उसमें शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद वो पेरिस की मार्केट घूमता है। इस तरह वहां पे कुछ दिन बिताता है। दूसरी तरफ थॉमस के भाई की तबीयत थोड़ा और ज्यादा खराब रहने लग जाती है। उसका पूरा दिन एक ही कमरे में बीतता है। कुछ दिन बीतने के बाद दोस्तों थॉमस वापस जॉर्ज के पास आकर उससे सवाल करता है कि आपको मेरे लिए कोई काम मिला क्या कि नहीं। अब इस पर जॉर्ज बोलता है कि कहीं भी कुक के लिए जगह नहीं मिल रही है, कहीं भी खाली नहीं है, सभी को बस हेल्पर चाहिए। तो ये सुनते ही थॉमस कहता है कि मुझे हेल्पर के तौर पर ही काम दिलवा दो, मुझे आदत है, मैं हेल्पर का काम करने के लिए भी तैयार हूँ, वहीं से कुछ सीख लूंगा आगे के लिए। हालांकि जॉर्ज उसको मना करता है, लेकिन थॉमस जिद पे अड़ा रहता है कि बस आप काम दिला दो। तो अब जॉर्ज उसको हेल्पर के तौर पे रिड्स में काम दिलवा देता है, होटल का नाम है, जहाँ पर जाते थॉमस का सामना एक पीटर नाम के बंदे से होता है, जो कि थॉमस का मजाक उड़ाता है। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि थॉमस जैपनीज होने की वजह से हाइट में थोड़ा कम है और उसके हाथ भी छोटे होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ का शेफ भी थॉमस को परेशान करता है, मतलब अच्छी तरह पेश नहीं आता, जो चीज देखकर थॉमस को अच्छा नहीं लगता। यार कैसे लोग हैं यहाँ पे। थॉमस अब उसी दिन ऐसी एक जगह पे घूम रहा होता है, तभी वो देखता है कि कोई एक आदमी को मारकर अपने होटल से बाहर निकाल रहा है, मार कर, क्योंकि उसने खाना खाकर पैसे नहीं दिए होते हैं। थॉमस बड़े ध्यान से देखता है तो फिर जो पिट रहा है ना, वो असल में जापानीज है, और साथ ही वो कोई और नहीं, थॉमस का दोस्त शिनचैन है दोस्तों, जिसे यहाँ देखकर थॉमस बड़ा खुश होता है। शिनचैन भी थॉमस को यहाँ देखकर खुश होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मजे करते हैं। और उससे जब थॉमस सवाल करता है कि तुम पेरिस कैसे आए, यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो शिनचैन कहता है कि कयानो को असल में एक बहुत ही अमीर आदमी ने अपनी मिस्ट्रेस बना लिया था, और वो जानती थी कि मैं पेंटिंग करने के लिए पेरिस जाना चाहता हूँ, यहाँ इसका स्कोप है। उसने मुझे पेंटिंग और स्केच बनाते हुए देखा है और उसे विश्वास है कि मैं जरूर एक दिन कुछ करके सीखूंगा, इसलिए उसने मुझे पैसे ला कर दिए ताकि मैं पेरिस आ सकूं, और बस उन पैसों को लेकर मैं यहाँ पे आ गया। थॉमस सवाल करता है कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे ना, उसका क्या हो गया। तो शिनचैन जवाब देता है कि प्यार का तो पता नहीं, लेकिन हम दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। अब इन दोनों को बात करते हुए एक पैम्पलेट मिलता है, जिसमें क्रैब को खाने का कंपटीशन होता है दोस्तों, और जो सबसे ज्यादा क्रैब खाएगा उसे कैश मिलेगा, बढ़िया वाला। तो अब शिनचैन और थॉमस इस जगह पे जाते हैं शाम को, जहाँ थॉमस की मुलाकात ग्रेस नाम की लड़की से होती है, और ग्रेस भी यहाँ पे क्रैब्स खाने के कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आई हुई है दोस्तों। तो अब शिनचैन भी धोखे से अपनी जगह थॉमस का नाम दे देता है, और क्रैब्स को खाने का कंपटीशन होता है शुरू, जिसमें आखिर में दोस्तों ग्रेस और थॉमस बचते हैं, और थॉमस आखिर में ग्रेस को हरा देता है और इस तरह कंपटीशन जीत जाता है। अब क्योंकि ग्रेस हारी है तो उसे पैसे देने होंगे। हाँ दोस्तों, इसमें यह भी था कि जो हारेगा उसे उतने पैसे देने होंगे जितने का वो क्रैब खाया गया है, लेकिन इसके पास होते नहीं पैसे, इसलिए वो थॉमस से पैसे उधार मांगती है, और बदले में वो थॉमस को अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट रखने को दे देती है। पर थॉमस उसको नहीं लेता और वो ग्रेस को पैसे दे देता है। उसके बाद वो थॉमस से उसका एड्रेस लेती है ताकि वो टाइम पर आकर उसे उसके पैसे लौटा सके। थॉमस भी उसे अपना एड्रेस देकर वहां से घर आ जाता है। अब रेस्टोरेंट के किचन में हर रोज पीटर थॉमस को बड़ा परेशान करता है, तो एक दिन थॉमस जाकर खुद से आलू को छीलने और काटने में लग जाता है, जो देखकर उसकी कटिंग को ना सभी हैरान हो जाते हैं कि ये तो कुछ अलग कर रहा है। उसकी हर कटिंग में बड़ी सफाई होती है, रफ्तार होती है। और शेफ जब थॉमस को ये करते हुए देखता है तो उसको कहता है कि आलू को तुम क्या बैरल के शेप में काट सकते हो। तो थॉमस काट के दिखा देता है। फिर पॉइंटेड काटने को कहता है तो थॉमस वो भी करके दिखा देता है, और जब बारीक काटने को कहा जाता है तो वो वैसे भी फाइनली चॉप कर देता है। मतलब उसको हर एक कटिंग आती है दोस्तों। उसे बस यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि फ्रेंच भाषा सीखना उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन उसकी ये स्किल्स को देखकर शेफ उसको वेजिटेबल कटिंग पे लगा देते हैं, जिससे थॉमस बड़ा खुश होता है कि चलो प्रमोशन तो हुआ। फिर वो अपने भाई सैमुअल को चिट्ठी लिखकर बताता है कि यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ पे लोग इस तरह के हैं, और यहाँ पर अगर किसी को टैलेंट दिख गया तो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बस थोड़ा यहाँ की बोली भाषा में पकड़ बन जाए, फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। उसका ये खत पढ़कर उसके भाई सैमुअल को भी बड़ा अच्छा लगता है। इसी बीच थॉमस के घर उसके साथ रहने के लिए शिनचैन आ जाता है दोस्तों, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे हैं और ना ही उसकी कोई पेंटिंग बिक रही है। मतलब अभी वो स्ट्रगल फेज में है। और थॉमस जब शिनचैन को अपने घर में आने से रोक रहा होता है तो वहाँ पर ग्रेस आ जाती है, जो कि थॉमस को उसके उधार दिए हुए पैसे लौटाने के लिए आई थी। तो उसको देखकर थॉमस होता है खुश,
ग्रेस थॉमस को थैंक यू बोलती है और बातों ही बातों में उसके बारे में पूछने के साथ उसे अपने बारे में भी बताती है कि मैं एक होटल में वेट्रेस हूँ और मुझे गाने का बड़ा शौक है, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। अब यहाँ थॉमस के घर में 2 आलू के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो शिनचैन और ग्रेस के लिए उन्हीं आलू में बटर और जापानीज सॉस वगैरह डालकर एक बढ़िया क्लासी टाइप डिश बनाता है, जिसको खाने के बाद दोनों को बहुत ही आनंद मिलता है, मजा आ जाता है। इस तरह से थॉमस और ग्रेस की दोस्ती हो जाती है। रोज जो भी वाइन और खाना किचन में बचता है थॉमस उसको घर ले आता है और ग्रेस रोज इनके यहाँ पे डिनर करने आती है। इसी बीच थॉमस की स्किल्स को देखकर उसे मीट सेक्शन में प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो सैलरी होती है वो अभी भी हेल्पर के लेवल की होती है। और ये बात जब वो अपने शेफ से पूछता है तो शेफ उस पर हंस देता है और ज्यादा कुछ नहीं कहता। इस बारे में वो जाकर फिर जॉर्ज से सवाल करता है, तो जॉर्ज उसे बताता है कि फ्रांस में चीजें अलग तरीके से काम करती है। तुम जब तक किसी शेफ यूनियन में शामिल नहीं होंगे तब तक तुम्हें शेफ नहीं माना जाएगा, तुम सिर्फ हेल्पर ही रहोगे। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था कि तुम श्योर हो ना कि तुम्हें हेल्पर के तौर पे काम करना है। और अब एक जापानीज को अपने यूनियन में कोई लेगा भी नहीं, यही दिक्कत है, इसका कोई तरीका नहीं है। तो जॉर्ज की बातें सुनकर थॉमस का मूड ऑफ हो जाता है कि अब मैं शेफ कैसे बनूंगा। खैर दोस्तों, वो शाम को शिनचैन के साथ ग्रेस के होटल में जाता है, जहाँ पर ग्रेस आज परफॉर्मेंस देने वाली है। ग्रेस को खुश होते गाता देखकर थॉमस भी बड़ा खुश होता है, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद में ग्रेस थोड़ा उदास हो जाती है, जिसको ऐसे देखकर थॉमस भी उससे मिलने जाता है कि क्या बात है। लेकिन इससे पहले वो ये बातें पूछता, वो देखता है कि ग्रेस किसी के साथ किस कर रही है। बस उसका दिल टूट जाता है, गुस्सा हो जाता है वो, और ग्रेस भी अपनी नजरें नीचे करके उस आदमी के साथ कमरे में चली जाती है। शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेकिन अब ग्रेस को ऐसे देखकर थॉमस का मूड ऑफ हो जाता है, तो शिनचैन उसे बताता है कि ग्रेस को उस आदमी ने वेट्रेस होने के बावजूद आज पहली बार पब्लिक के सामने गाना गाने और परफॉर्म करने का मौका दिया। वो भी पता है क्यों? उसके साथ इंटीमेट होने की शर्त पर। अब बेचारी क्या ही करती, उसको मौका चाहिए था, इसलिए उसको ये करना पड़ रहा है। उसको अपने सपने पूरे करने थे ना, तो उसके लिए ये चीज दांव पे लगानी पड़ रही है। देखो, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि दुनिया में कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। खैर, इस बीच जो चाकू थॉमस को विक्टर ने दिया था ना, उसे पीटर तोड़ देता है और चाकू को टूटा हुआ देखकर थॉमस अपना बिल्कुल आपा खो देता है। वो पीटर पे टूट पड़ता है, कहता है कि हम जापानीज बचपन से ही तलवार चलाना सीख जाते हैं, तो देखना, पहले बता रहा हूँ, आगे से मुझसे उलझना मत, वरना इस चाकू को तलवार बनाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। ये सब कांड करने के बाद थॉमस इस बारे में जॉर्ज से बताता है, तो जॉर्ज उसे कहता है कि तुम्हारी ये हरकतें करने से ना तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, साथ ही एक गोरे आदमी पे हाथ उठाने के लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। समझ में है कुछ? इसी सिलसिले में थॉमस और जॉर्ज से बात करने के लिए उसका शेफ आता है। थॉमस पहले माफी मांगता है उसके लिए जो भी उसने किया, लेकिन शेफ कहता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसने गलत किया था, तुमने उसको सबक सिखाकर अच्छा किया, और हाँ, उसकी वजह से तुम ये काम मत छोड़ो। तुम्हारे अंदर बहुत ही कमाल की स्किल है, तुम्हारे जैसी कटिंग स्किल्स तो मैंने किसी के अंदर नहीं देखी, तुम हमारे लिए खास हो, तुम फिर से ज्वाइन कर लो। तो इस पर जॉर्ज कहता है कि अगर ऐसा है और आप मानते हैं कि थॉमस इतना अच्छा शेफ है, तो क्या आप उसको अपने यूनियन में शामिल कर सकते हैं? शेफ यूनियन में शामिल होने वाला ये पहला जापानीज होगा और इतिहास में आपका नाम भी लिखा जाएगा। इस तरह जॉर्ज उनको राजी कर लेता है और यूनियन में शामिल होने के बाद थॉमस को सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब दोस्तों, वो ऑफिशियली फ्रांस का कुक या शेफ है, और ये सारी चीजें जाकर वो ग्रेस से शेयर करता है, उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है। उसने ग्रेस को उस गलती के लिए माफ भी कर दिया था, क्योंकि उस होटल से ग्रेस ने काम छोड़ दिया दोस्तों। उसके बाद ग्रेस भी उसकी कामयाबी को देखकर बड़ी खुश होती कि चलो, ये सर्टिफिकेट मिल गया, और यहाँ से दोनों की लव स्टोरी होती है बढ़िया तरीके से शुरू। दूसरी तरफ हमें एमिली को दिखाया जाता है दोस्तों, जिसके साथ एक बच्चा है छोटा सा, यानी कि वो अपनी नई फैमिली में एडजस्ट हो गई है, पर शायद आज भी वो करती है थॉमस को याद। समय के साथ चीजें बदलने लग जाती हैं। यहाँ भी काम करते हुए थॉमस को 3 साल का समय बीत जाता है, मतलब ये साल 1912 है। थॉमस अब रिड्स रेस्टोरेंट का बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है। उसके बिना मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं होता, और उसने बहुत ही कम समय में काफी तरक्की कर ली है दोस्तों, इतना कि वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में ग्रेस और शिनचैन को डिनर करवा सकता है, इतना काबिल बन चुका है। फिर वो दोनों को डिनर के लिए लेकर आ जाता है। शिनचैन की बात करूं तो वो अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी दोस्तों, और वो आज भी थॉमस के साथ रहता है। इसी बीच थॉमस और शिनचैन पेपर में पढ़ते हैं कि उनके राजा की मौत हो गई, यानी जापान के राजा की मौत हो गई, जिनको सभी अपना भगवान मानते हैं। उनकी इस मौत की खबर से शिनचैन और थॉमस दोनों को थोड़ा दुख तो होता ही है, रोते भी हैं दोस्तों काफी, लगता है बहुत गहरा लगाव था। लेकिन इस घटना के साथ एक नए कल की शुरुआत होने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद होटल में एक फिश को देखकर थॉमस एक नई रेसिपी के बारे में शेफ को बताता है, और जिसके बारे में जब यहाँ के ग्रैंड शेफ सुनते हैं तो वो थॉमस से ये डिश बनाने के लिए कह देते हैं। थॉमस भी जल्दी से सारी प्रिपरेशन करके उस डिश को बनाता है, जिसको खाने के बाद दोस्तों ग्रैंड शेफ को अलग खुशी होती है, मतलब इतना बढ़िया। और अगले ही दिन वो मेन्यू में उस डिश को ऐड करके थॉमस की तारीफ करते हैं, उसको थॉमस का नाम भी देते हैं,
जिस डिश को सभी खाकर काफी तारीफ करते हैं। इस तरह यहाँ से थॉमस का एक कहते हैं ना नया युग शुरू हो रहा था। इसी बीच जॉर्ज एक दिन थॉमस को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि जापान के शाही राजघराने से तुम्हें मौका दिया जा रहा है नए राजा की सेरेमनी पार्टी के मेन्यू को सुपरवाइज करने का, और उस पोजीशन को नाम दिया गया है इंपीरियल शेफ का, और इंपीरियल कोर्ट में रहकर इस मेन्यू को सुपरवाइज करना है, साथ ही उस सेरेमनी को खास बनाना होगा। यानी कि दोस्तों अपने थॉमस को जापान के सबसे बेस्ट शेफ की पोजीशन ऑफर हो रही है, वो राजा के कुक के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर थॉमस रह जाता है दंग, कहता है कि मैं उस लायक हूँ भी कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो हमेशा से कुछ ना कुछ गलत किया है और मैं ये जिम्मेदारी शायद नहीं उठा पाऊंगा। उसकी इस बात को सुनकर जॉर्ज कहता है कि देखो ऐसा मौका बहुत ही कम किस्मत वालों को मिलता है। तुम्हारे नाम की सिफारिश खुद जापान के बेस्ट शेफ में से विक्टर ने की है, बाकी तुम खुद सोच समझकर फैसला कर लो। इस बारे में सबसे पहले थॉमस शिनचैन से बताता है कि भाई ये हो रहा है मेरे साथ, और शिनचैन को भी बड़ी खुशी होती है अपने दोस्त की तरक्की देखकर, लेकिन दूसरी तरफ उसे दुख भी होता है, क्योंकि अगर थॉमस जापान चला गया वापस तो यहाँ पे शिनचैन पेरिस में कैसे रहेगा। तो थॉमस कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं यार मना कर दूं इस चीज के लिए। तो ये बात सुनते ही शिनचैन उसको गले लगाकर कहता है कि देख भाई, तो इसी रेस्टोरेंट के ग्रैंड शेफ बनकर भी दुनिया के सबसे बेस्ट शेफ में एक गिना जा सकता है, और जो मजा दुनिया में नंबर 1 बनने का है वो जापान में नंबर 1 बनने में नहीं है। इस बात के बारे में थॉमस काफी सोचता है और उसे अपने भाई की कही बात याद आती है कि उसे जापान का बेस्ट शेफ बनते हुए देखना था, मतलब सैमुअल को देखना था। इसी बीच थॉमस की तबीयत थोड़ा खराब हो जाती है आजकल, उसे काफी तेज फीवर आ जाता है। उसको देखने के लिए फिर ग्रेस आती है और फिर उसके बाद जॉर्ज भी आता है, जो कि उसके लिए एक टेलीग्राम लेकर आया होता है। असल में थॉमस को सैमुअल की थोड़ी चिंता हो रही होती है, तो उसने जॉर्ज के जरिए टेलीग्राम भेजकर घर में पहुंचाने को कहा होता है कि वहाँ पे सब कुछ सही है कि नहीं। अब उसी का जवाब थॉमस के पिता ने भेजा होता है कि घर में भी सब बढ़िया है और सैमुअल भी ठीक है। तो इस बात से थॉमस को थोड़ा रिलीफ मिलता है कि चलो शुक्र है। वो फैसला करता है कि वो जापान जाएगा और उस राजघराने के राजा का कुक की पोजीशन को संभालेगा। अब इस बारे में वो सैमुअल को खुशखबरी देकर बताएगा कि उसने भाई करके दिखा दिया। अब इसके बाद थॉमस ठीक होकर ग्रेस का एक परफॉर्मेंस देखने जाता है, जहां वो बहुत ही अच्छा गाती है। उसके बाद थॉमस ग्रेस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पूछता है कि मेरे साथ जापान चलोगी क्या। ग्रेस बड़ी खुश होती है। बाकी इस बात को सुनकर अब शिनचैन उदास हो जाता है, पर वो अगले ही दिन थॉमस से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो यार, जाओ अपने सपने पूरे करो। लेकिन दोस्तों आज ग्रेस कहती है कि देखो मैंने अपना फैसला ले लिया है, देखो मुझे भी अपना सपना पूरा करना है और मैं जापान नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारी तरह मैंने भी अपनी माँ के मरने से पहले उनसे वादा किया है कि मैं सिंगर बन के रहूंगी और दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे परफॉर्म करूंगी, और सपने की कीमत क्या है तुम जानते हो थॉमस। तो थॉमस उसकी बात को समझ जाता है और ग्रेस उसके साथ ना जाने के लिए उससे माफी मांग लेती है। थॉमस कहता है कि देखो मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि अपने सपने का कभी साथ मत छोड़ना। और फिर दोस्तों वो अकेले ही जापान के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका भी जाने का मन नहीं कर रहा, तो उसको जाने से पहले शिनचैन मिलकर एक तोहफा देता है उसे, मतलब पेरिस की याद के तौर पर थॉमस और ग्रेस की कुछ पेंटिंग्स और स्केच देता है उनको, जिनको देखकर थॉमस खुश होता है। और साथ ही शिनचैन उसे कहता है कि तुम्हें जो मौका मिला है ना भाई, ये हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए सभी नेगेटिव ख्यालों को दिमाग से निकाल दो और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। फिर आ जाता है थॉमस जापान। वहां आकर वो सबसे पहले अपने घर पहुंचता है, जहां वो सबसे पहले ये खबर अपने भाई सैमुअल को देता है और उससे कहता है कि मैं जापान का बेस्ट शेफ बन गया। तो उसकी ये बात सुनकर सैमुअल के लिए जो खुशी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। बेचारा रोने लग जाता है, क्योंकि सपने ना पूरे करने का दर्द उसे पता है, लेकिन जब उसके भाई ने सपने पूरे किए तो वो बड़ा खुश है दोस्तों। वो तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देता है ताकि थॉमस को कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। बाकी थॉमस के पिता को भी खुशी होती है अपने बेटे के लिए। थॉमस उनको और पूरे परिवार को अपनी कामयाबी के लिए थैंक यू बोलता है कि आप सब की वजह से हुआ। इसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि आपको पता है एमिली कहाँ है माँ, पता है कुछ उसके बारे में, मैं उसे अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो थॉमस की माँ कहती है कि एमिली कहाँ, ये किसी को नहीं पता। इसके साथ ही हमें एमिली को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त टोक्यो में है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं कि थॉमस भी अब टोक्यो आ चुका है और वो सीधा एलेनोर के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसे मार्गरेट मिलती है। और मार्गरेट थॉमस को इतने टाइम के बाद देखकर बड़ी खुश होती है, बताती है एलेनोर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। उसके बारे में जानकर थॉमस को भी बुरा लगता है, तो वो मार्गरेट से कहता है कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो मार्गरेट भी उसको रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हाँ तुम अपने पुराने वाले कमरे में नहीं रह सकते, क्योंकि वो कमरा मैंने किसी और को दे दिया। अब जिसको मार्गरेट ने ये कमरा दिया है वो असल में एक लड़की है जो हर रात कहीं जाती है, जिसे थॉमस देख तो नहीं पाता, लेकिन
उसके जाने की आवाज सुनकर थॉमस सोचता है कि ये लड़की लगता है कुछ गलत काम करती है, तभी रात में जाती है। तो अगले दिन थॉमस बहुत ही अच्छे से तैयार होकर इंपीरियल कोर्ट में पहुंच जाता है, जहां वो पहुंचकर उस जगह के डायरेक्टर से मिलता है, जो कि काफी बढ़िया इंसान है। वो थॉमस को उसका काम, पोजीशन और जिम्मेदारियों के बारे में सब चीजें बताता है। साथ ही वो थॉमस को लेके जाता है इंपीरियल किचन में, जहाँ के हेड शेफ का नाम रिचर्ड है दोस्तों। तो डायरेक्टर सभी से कहता है कि थॉमस पेरिस से यहाँ पर आया, इसे वेस्टर्न और फ्रेंच सारी चीजें आती है, पूरी नॉलेज है उसके बारे में, तो ये अब से आप लोगों को सुपरवाइज करेगा। अब रिचर्ड ऐसे तो थॉमस का बढ़िया तरीके से स्वागत करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि देखो रोज का मेन्यू मैं बनाता हूँ, इसलिए मुझे इसमें कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। थॉमस का काम होगा इंपीरियल सेलिब्रेशन और उसके मेन्यू को बनाना, तो वो उस पे काम कर सकता है। अब थॉमस कहता है कि मुझे रोज के डिशेस में अपने साथ काम करने दो, ताकि मैं यहाँ के स्वाद और फ्लेवर से परिचित हो जाऊं। पर रिचर्ड उसको अलाउ नहीं करता, और इस बात से थॉमस को गुस्सा भी आता है थोड़ा कि इतनी अकड़ क्यों है इस रिचर्ड में। फिर वो इस बारे में आकर मार्गरेट से शेयर करता है, तो मार्गरेट अपनी आदत से मजबूर थॉमस को छेड़ने लग जाती है। जिस दौरान वहाँ पे दरवाजा खोलकर एमिली आ जाती है, वो तुरंत वहाँ से भागती है दोस्तों, और थॉमस भी तुरंत एमिली को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो वो मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रही थी, मैं नहीं। तो एमिली कहती है मैं जानती हूँ, वो ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि सभी मर्दों के साथ करती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो ऐसी ही है। यहाँ पर एमिली और थॉमस की बातों से हमें पता चल जाता है कि एमिली ने जिस इंसान से शादी करी थी उसकी बेबी मरी नहीं थी, बल्कि उसने उसका बच्चा छीनकर उसे घर से निकाल दिया था। और फिर रोज उसकी पहली पत्नी आकर एमिली से उसका बच्चा मांगती थी, तो एमिली भी उसे उसका बच्चा देने के साथ वहां से भाग आई, और अब वो उस घर में नहीं जाना चाहती थी, ना ही कोई और शादी करना चाहती थी। इसीलिए वो टोक्यो आ गई और उसने यहाँ थॉमस की तरह जीना शुरू कर दिया। उसने मार्गरेट के यहाँ पर कमरा ले लिया जहाँ पे थॉमस रहता था, वही वाला। साथ ही यहाँ आने के बाद एमिली अपना नाम बदल के रह रही थी, ताकि उसके माता पिता को पता ना लग जाए, नहीं तो वो उसे फिर से इमोशनल करके वापस लेके चले जाते। एमिली यहाँ पर मॉड वाइफ यानी घर घर जाकर बच्चों की डिलीवरी करवाने का काम करती है। वो इसमें काफी अच्छी भी है दोस्तों। तब के समय में ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस नहीं होती थी, लोग तब ऐसे ही ये जिनको हम दाई बोलते हैं ना, उस तरह का काम करते थे लोग, उन्हीं से करवाते हैं। एमिली बताती है कि मुझे अपना ये काम बहुत ही पसंद है, सच बता रही हूँ, और ज्यादातर इमरजेंसी रात के वक्त आती है तो रात को जाना पड़ता है। यानी कि दोस्तों वो जो पहले थॉमस देख रहा था ना कि ये लड़की रात में कहाँ जाती है, कुछ गलत काम कर रही है, तो पहली बात तो वो लड़की एमिली है, और रात को वो इसीलिए जाती थी ताकि इमरजेंसी वाला काम पूरा हो सके। अब एमिली को ऐसे खुश और आत्मनिर्भर देखकर थॉमस भी थोड़ा सुकून फील करता है। वो भी जब एमिली को बताता है ना कि मैं इतना बड़ा कुक बन चुका हूँ, तो एमिली भी उसकी तरक्की देखकर बड़ी संतुष्ट फील करती है। अब थॉमस ऑलरेडी रिचर्ड से परेशान है कि तभी उसको डायरेक्टर के जरिए बातों ही बातों में पता चलता है कि उसको इंपीरियल सेलिब्रेशन के लिए 2000 लोगों का खाना बनवाना पड़ेगा। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और क्योंकि फॉरेन डेलीगेट्स भी आएंगे तो उनके सामने जापान के फूड कल्चर को भी पेश करने की जिम्मेदारी होती है थॉमस की। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए थॉमस इस मेन्यू का सेंटर पॉइंट क्रैब को बनाता है, यानी कि ज्यादातर डिश क्रैब फिश की होगी, जिन्हें इंपोर्ट करवाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर उठाता है। अब यहाँ मीटिंग के दौरान वो विक्टर से भी मिलता है। 1 महीने काफी लगन से मेहनत करने के बाद वो आखिरकार मेन्यू को तैयार करने में कामयाब हो जाता है। उसने मतलब पूरी तरह से इस मेन्यू को फ्रांस और जापान के फ्यूजन के तौर पे रखा होता है। अब इंपीरियल सेलिब्रेशन से 1 दिन पहले थॉमस के लिए दोस्तों एमिली हो गई, थॉमस के माता पिता हो गए और उसका भाई हो गया, सभी प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो जाए, उसका ये जो बड़ा दिन है ये बहुत ही अच्छे से बीत जाए। धीरे धीरे थॉमस की स्किल्स देखकर सभी उसकी बात मानने लग जाते हैं, यहाँ तक कि रिचर्ड भी उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगकर इंपीरियल सेलिब्रेशन के खाने की तैयारी में उसका साथ देता है। थॉमस को भी बढ़िया फील होता है इससे। जिसके बाद दोस्तों थॉमस की बड़ी तारीफ होती है, मगर थॉमस के भाई सैमुअल ने अपनी आखिरी सांसें ले ली होती हैं। बेचारा भगवान को प्यारा हो जाता है, उसकी तकलीफों का अंत हो गया वैसे तो, और वो मरते समय काफी संतुष्ट और खुश था कि उसका भाई चलो कुछ तो कर चुका है जिंदगी में, जो वो नहीं कर पाया था खुद। उसकी मौत की खबर सुनकर बेचारा थॉमस बहुत रोता है, जिसको जब एमिली समझाने के लिए आती है तो थॉमस उससे कहता है कि हमें शायद कभी किसी को ये बताने में देर नहीं करनी चाहिए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। और फिर से वो एमिली से अपने दिल की बात कहते हुए कहता है कि मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनोगी, क्या तुम मुझसे एक बार फिर शादी करोगी। और ये सुनकर एमिली रोने लग जाती है और उससे शादी करने के लिए कर देती है। हाँ, और यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बड़े फूट फूट के रोते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी इसकी आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा, लेकर आते हैं आपके लिए जल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।